रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। रात को अपने बेटी को सुलाने के बाद मैं थोड़ी राहत की सांस लेकर बैठी ही थी और टाइम पास के लिए इंस्टा रील स्क्रॉल कर रही थी। अचानक मेरी उंगलियां थम गई। एक फैशन शो का लाइव वीडियो चल रहा था, बस एक झलक और जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो चेहरा, मैं झटके से उठ बैठी और आंखें फाड़कर स्क्रीन को देखने लगी। तब तक कैमरा घूम चुका था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और हथेलियां पसीने से भीग गई। मैंने तुरंत टाइम चेक किया, अभी का लाइव ही था। कांपते हाथों से मैंने इंस्टा बंद किया और अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल लगा दिया। वो 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए गोवा गए हुए थे, लेकिन अभी उस लाइव में मैंने जिसे देखा था वह हूबहू मेरे हस्बैंड जैसा ही आदमी था। किसी लड़की के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। काफ़ी देर रिंग होने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। कैमरा थोड़ा हिला। स्क्रीन पर मेरे हस्बैंड का वो खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा आ गया। है जान, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, लेकिन मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। कहाँ हैं आप? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा। मेरी नज़रें उनके पीछे का बैकग्राउंड टटोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी रेस्टोरेंट के कॉरिडोर में खड़े हैं। उन्होंने सफ़ेद शर्ट और टाई पहनी थी, जबकि लाइव वाले शख्स ने लाल जैकेट पहन रखी थी। मैंने एक क्लाइंट के साथ डिनर कर रहा था, तुम्हारी कॉल देखी तो बाहर आ गया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बिटिया सो गई? मैंने सीधा सवाल किया। आप गोवा में ही है ना? शक ने फिर सर उठा लिया। अरे ये कैसा सवाल है बाबा? हाँ, मैं गोवा में ही हूँ। क्या हुआ बताओ? अब थोड़े गंभीर सवाल होने लगे थे। मैंने थोड़ा गंभीर होना पूछ लिया था। कुछ नहीं, मेरा सिर चकरा रहा था। आपकी बातें टटोलते हुए पूछा, घर कब आ रहे हो? बस काम निपटाते ही भाग कर आ जाऊंगा। मिस कर रही हो? उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत झलक रही थी। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। जवान होकर मैं इतनी खूबसूरत हो गई थी कि हर लड़का मेरे ही सपने देखने लगे। जैसे मैं जिस राह से गुजरती लोग आहें भरने लग जाते। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरा नाम सुमेरा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी तरह बदसूरत नहीं थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और बाबा हमें इस वक्त ही छोड़कर जा चुके थे। जब मैं अपनी माँ के पेट में थी तो इस दुनिया से नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया था और किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन माँ की खूबसूरती भी कोई काम नहीं आई। कहते हैं कि औरत खूबसूरती, जहानत और टैलेंट से उसका कुछ नहीं होता, मगर उसकी किस्मत में कुछ बुरा होना लिखा है तो वो होकर ही रहता है। कभी कभी मेरी माँ इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी कि वह मुझे उल्टी उल्टी बातें करने लग जाती थी। कहने लगती थी कि शक्ल तो मुझे भगवान ने बहुत अच्छी दी है, इस शक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? मैंने कहा कि क्या करूँ माँ, कह तो रही थी कि धंधा कर, और यह सुनकर मैं हैरान रह जाती थी। मुझे पता था कि वह यह सब कुछ परेशान होकर कहती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसने भी यह सब कर लिया होता और मुझे भी पहले ही दिन से ही इसी काम पर लगा दिया होता। एक औरत के लिए हर तरीके से पैसा कमाना बहुत आसान होता है, वह भी ऐसी औरत के लिए जो खूबसूरत भी हो और उसकी ज़िंदगी में कोई मर्द भी ना हो, यानी कि उस पर हुक्म चलाने वाला कोई ना हो। दिल में ख्याल आता कि इंसान इस तरह का कोई काम कर गुजरे, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसका मतलब ये होता है कि बुरा इंसान नहीं है। छोटी छोटी नौकरियों के लिए मैं जलील होती, ऐसे ऐसे काम भी किए जो कुछ काम ज़्यादा थे और पैसे कम थे, लेकिन सब कुछ किया सिर्फ इतनी ज़िंदगी को सीधा करने के लिए। और हम गरीबों की ज़िंदगी कभी सीधी नहीं होती। मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लोगों के घरों में काम करती थी और मैं भी एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ पर मुझे ना जाने कितने ज़्यादा डिब्बे पैक करने के बाद दिन के सिर्फ 400 रुपये मिलते थे। खड़े रह रहकर मेरे पैर सूज जाते थे, मेरे हाथों में दर्द हो जाता था और अजीब सी बदबू इस फैक्ट्री से आती थी। इसको सूंघकर मेरे सर में भी दर्द रहने लगा था।
मैं वापस घर आती तो ऐसा लगता था जैसे ना जाने कितनी मेहनत करके आई हूँ, लेकिन हाथ में सिर्फ 400 रुपये होते थे और इन 400 रुपये से गुजारा तो नहीं होता था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी तो वहाँ से बचा खुचा खाना भी ले आती थी। हम लोग मुश्किलों से किराया पूरा कर पाते थे और इधर उधर से बचा खुचा खाना खाकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन यह कोई ज़िंदगी नहीं थी। हम इस तरह से नहीं जी सकते थे। मैं इस तरह से नहीं जीना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजरेगी। अगर आप गरीब पैदा होते हो तो यह आपकी किस्मत है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो यह आपकी गलती होती है। मेरी माँ ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, लोगों का बचा खुचा खाना खाते हैं तो घर का पकाना शुरू कर देंगे, लेकिन घर में खाना पकाने के लिए 100 ज़रूरतें लगती है जो हमारे पास नहीं है। अगर हम खाना पकानेंगे तो हमारे बहुत पैसे लग जाएंगे, लेकिन मांग के खाना आसान है। मैंने कहा कि नहीं माँ, दरअसल मांग के खाने से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको आसान लग रहा है। मेरी माँ ने कहा है कि तो क्या कर लेगी, तो मैंने दिमाग में कुछ और ही सोचने लगी, क्योंकि मैं जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसका मालिक हमेशा मुझे अजीब नज़रों से देख लेता था। शायद वो मुझे पसंद करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। जो शरीफ औरतें होती थी ना, जब उनकी ज़िंदगी में कोई मरता या उनकी कोई दूर से देखता है तो उनका किसी मर्द के साथ कोई भी कनेक्शन होता है तो यह वह समझती हैं कि यह मुझसे इसलिए देख रहा है कि शायद मुझे शादी करना चाहता है। लेकिन शादी की बात लड़के के दिमाग में सबसे आखिरी बार आती है। पर यह आदमी भी इतना बुरा नहीं था, इसलिए शादी का ही सोचा हुआ था। मैंने सुना था कि उसकी एक पत्नी भी थी, लेकिन उसकी पत्नी से बच्चे नहीं थे। शायद वो बे औलाद के लिए शादी करना चाहता था। मैं इस इंसान को कभी भी शादी नहीं करती। वो शक्ल का बिल्कुल ही बुरा था, मेरे बाप की उम्र का था। उसकी आंखों में अजीब सा एहसास था और वक्त के सख्ती के उसके चेहरे से नजर आती थी। वह एक ऐसा आदमी था जिसके पास से आप गुजरे तो राजी न हो, जैसे कोई दुकानदार जिसे बस आप चीज लेते हैं और वहां से गुजर जाते हैं, कभी भी कुछ और नहीं सोचते। लेकिन वो हमेशा मुझे अजीब नज़रों से ही देख लेता था। उसका चेहरा बताता था कि वो क्या चाहता है। औरत के अंदर भगवान ने यह खूबी दे रखी है कि वो पहचान लेते हैं कि मर्द उसको किस तरह से देख रहा है, इसके बारे में क्या सोच रहा है। यह हर औरत को पता होता है। बेवकूफ़ वही औरत बनती है जो खुद बेवकूफ़ बनाना चाहती है। मैं भी बेवकूफ़ बनना चाहती थी, लेकिन समझदारी के साथ मैं यह देखने के लिए कि वाकई उसके दिल में मेरे लिए क्या है। एक दिन ये कह दिया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसने मुझे पैसे तो दे दिए, लेकिन कहा कि तुम मेरी ही खुशी का ख्याल रखो, तुम तो मेरी तरफ देखती तक नहीं हो। मैंने कहा कि क्या है आपकी खुशी। उसने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन वो बड़ा ही तैयार होकर आया। उसने अच्छे कपड़े पहने थे और लगता था कि कहीं सदियों के बाद मुंह धोया था। काफ़ी बेहतर लग रहा था। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम आजकल की लड़की हो, आजकल की लड़कियों को यह सब कुछ अच्छा लगता है। मैं अपने मोबाइल में इसी तरह की चीज़ें देखता रहता हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के दूँगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा जेब खर्चा दूँगा, जहाँ कहोगी वहाँ सैर कराने ले जाऊँगा। बस मुझसे शादी कर लो। मेरी बीवी थी पर बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे भी पैदा कर लेंगे और खुश रहेंगे, सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैंने देखने में ऐसा लगता हूँ, लेकिन इतना बूढ़ा नहीं हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 35 साल है।
तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं और जवान हो जाऊंगा। वो एक ही सांस में बोले जा रहा था। मुझे तो जैसे पहले से ही पता था कि वो ये सब कुछ कहने वाला है। जब मर्द ने औरत को शादी के लिए पटाना होता है तो ये ऐसे ही बातें करता है। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि ऐसा लगता था कि वह खुद एक बहुत बड़ा शायर है या उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी लगी है जो घुमाएगा तो कुछ भी हो जाएगा। कभी कहता है कि चांद तारे तोड़ लेकर आऊँगा और कभी कहते हैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा। इसी तरह की दोनों बातों की जाती है और ये दोनों बातें ही नामुमकिन हैं। सुनने में भी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी बहुत सी लड़कियां ऐसी बातों पर यकीन करके अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लेती हैं। मैंने भी कर लिया। मैंने कहा कि मेरी उम्र तो अभी 19 साल है। आप तो मुझसे दोगुनी उम्र के हैं, लेकिन आपको क्या लगता है मेरे लिए यह सब कुछ आसान होगा? लोग मुझसे कितनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे या कहेंगे कि फैक्ट्री में जाती थी और मालिक को अपने पीछे लगा लिया। मेरी माँ भी बहुत गुस्सा होगी मुझ पर। आपको नहीं पता, मेरी माँ बड़ी गुस्से वाली है और मेरी सारी सहेलियाँ भी मेरी ज़िंदगी के अजीब सी निगाहों से देखेगी। आपकी खुशी के लिए मैं कैसे अपनी सारी ज़िंदगी को दांव पर लगा दूं? ऐसा नहीं हो सकता है। आप मुझे अगर यहाँ से निकालना है तो निकाल दें, क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी है। हाँ, इस तरह से भूख से ही मर जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने अजीब सी शक्ल बना ली और रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, अरे तुम तो रोने लगी, देखो रो नहीं। मैं तो तुम्हारी आंखों में खुशियां देखना चाहता था। मुझे पता था कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं भी तो बदले में तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हूँ। जो तुम कहोगी मैं करूँगा। अगर कोई तुम्हारे सामने कोई उल्टी बात करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मैंने कहा, किस किस का मुंह तोड़ते फिरेंगे आप? इस तरह से नहीं होता है। और उसने कहा, यह तुमने कैसी बात की? अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम पर मुसीबत लाने की वजह थोड़ी ना बनूंगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, एक काम हो कर सकते हो। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो फिर आपको यह फैक्ट्री मेरे नाम करनी होगी। इस बात पर वो खामोश हो गया और अब मुझे पता था कि मुझे थोड़ा सा और बोलना चाहिए, जो कि मैं पहले से ही सोच कर बैठी थी। मैंने कहा, जब मैं आपकी बीवी बन जाऊंगी तो जो आपका होगा वो सब मेरा भी तो होगा। और मुझे फैक्ट्री अपने नाम करवाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी माँ से कह सकूं कि वो इंसान मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अपनी फैक्ट्री मेरे नाम कर दी। मेरी माँ सबूत देखने बिना नहीं मानेगी, लेकिन सबूत देख के फौरन मान जाएगी। उसके बाद आपका क्या? पति पत्नी के लिए तो सब कुछ एक जैसा होता है। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं वापस सब कुछ आपके नाम कर दूंगी। और बात ऐसी थी कि मैं अपनी माँ को कहती तो मेरी माँ ने कहना था कि तेरी शक्ल तो ठीक है, फिर तो क्यों इस आदमी से शादी कर रही है? जाहिर बदले में कुछ दे रहा है तो फिर तो मेरी माँ मान जाती। और अगर कुछ मिल भी नहीं रहा तो वो कहती कि तेरा दिमाग खराब है या तो इश्क में निकम्मे हो गई है। ऐसे निकम्मे नहीं होते, लेकिन ऐसे आदमी से कौन इश्क कर सकता था? उसको भी पता था, वो भी कारोबारी आदमी था। उसे पता होना चाहिए था कि क्या यह दुनिया ऐसे ही है। ये तो कुछ लोग कुछ दूर का कानून चलाते हैं, और अगर मैं ऐसा कह रही थी तो इसमें कुछ बुरा नहीं था। मैंने उसको कहा था कि मुझे इन सारी चीज़ों को कोई लालच नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो कुछ भी करके पैसा कमा सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं लालची नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन माँ को दिखाने के लिए यह सब कुछ करना पड़ेगा।
उसे यह बात बड़ी अच्छी लगी, जबकि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो उसे बातों से लगा रही थी। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही थी, लेकिन मैं क्या करती। मैं सही रास्ते पर चल के थक गई थी। सही रास्ते पर चल चल के मुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं मिल रही थी। लोगों को बचा खाना खा कर मैं तंग आ चुकी थी। क्या पता लोग अपनी प्लेट से बचा खुचा खाना, सड़ा हुआ खाना मेरी माँ को शपर में डाल देते थे। मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो गई थी, उसको तो नज़र भी ठीक से कुछ नहीं आती थी। मुझे उल्टे सीधे ख्वाब आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी मैं। यहाँ पर जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए यह दुनिया नर्क है, तो फिर नर्क से क्या डरना। उसने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, आजकल तो ऐसे ही कोई अपनी बेटी किसी को नहीं देता, और तुम भी हो इतनी ज़्यादा खूबसूरत, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। मैंने कहा कि ऐसे ही बात है। अब देखो ना, मेरी माँ है, मैं उनके खिलाफ तो नहीं जा सकती, उनसे बदतमीजी तो नहीं कर सकती। जो वह कहती हैं वह करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम दोनों एक ही टीम में हो जाएंगे। फिर हम जाने और हमारे काम जाने, किसी को हमसे क्या मतलब है। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। उनसे कहा, क्या तुम वाकई मेरे साथ शादी करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं इस इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि अगर आपको खुश रहना है तो आपको इसी इंसान से शादी करना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है, आपका ख्याल रखता है, आपके बारे में सोचता है। तो मैं क्यों इस इंसान को छोड़ दूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जिसके पास मोहब्बत होती है उसके पास सब कुछ होता है। उसने कहा, वाकई तुम मेरी मोहब्बत के काबिल हो, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। मैंने बिल्कुल सही इंसान से मोहब्बत की है। तुम फिक्र मत करो, मैं फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दूंगा, बल्कि शादी से पहले ही फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दूंगा, और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर समझो कि आपने मुझे प्रपोज कर दिया है और मैंने हाँ कर दिया है। उसने कहा कि फिर तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज फैक्ट्री में सबको मिठाई खिलाऊंगा, और तुम्हारे लिए तो अलग से, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। मैंने उसे बता दिया। उसने 5 किलो मिठाई मेरे साथ रवाना कर दी। माँ को दी तो माँ भी हैरान रह गई। फिर माँ को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, बेटा ये गलत बात है, यह सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा, मैं इतना बड़ा मैदान मार के आई हूँ और आप मुझे सही और गलत के बारे में बता रही हैं। आपको क्या लगता है वह फैक्ट्री कितने की होगी? लाखों की होगी? वह करोड़ों की फैक्ट्री है माँ, और आपकी बेटी करोड़ों में गई है। मेरी माँ ने कहा, मुझे यह सब कुछ गलत लग रहा है। एक औरत के लिए गलत तरीके से पैसे कमाना सबसे बड़ा आसान होता है। अगर मैंने यह सब कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर लेती। जब तेरा बाप मुझे छोड़कर गया था, मैं तब ही जवान और खूबसूरत थी। किसी अमीर आदमी से शादी कर लेती, किसी की दूसरी पत्नी बन जाती तो तेरे भी नसीब खुल जाते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी और औरत के हक पे डांका नहीं डाला। मैंने कहा, माँ, इन सारी चीज़ों से पेट नहीं भरता। आप बूढ़ी हो गई हैं, आपसे लोगों के घरों में काम नहीं होते, और मैं इतने से पैसे से पूरा घर नहीं चला सकती। अच्छा खाना खाना चाहती हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ। क्या मैं कुछ ज़्यादा मांग रही हूँ? क्या यह मेरा हक नहीं है? क्या यह एक इंसान का बुनियादी हक नहीं होता? वह अच्छा खाए, अच्छा पहने। मेरी माँ ने मुझे कहा कि वह एक साथ 2 औरतों से शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा कि वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ देगा और उसको तलाक दे देगा। अगर वह साथ रहना चाही तो भी रह सकती है, लेकिन उसके आगे पीछे कोई नहीं है कि वह जाकर केस कर सके और कानूनी तौर पर वह मेरा ही
पति कहलाने वाला है। मेरी माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि तुम किसी की बद्दुआ लेकर अपनी ज़िंदगी शुरू करोगी तो फिर तेरी ज़िंदगी कैसी होगी। मैंने कहा और क्या करूं, हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार ऐसा मौका आता है जिसमें या तो वह जीरो पर खड़ा रह जाता है या फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और वह अमीर हो जाता है। और अब मुझे यह मौका ऐसे ही लगता है। वैसे भी ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई से क्या ही मिलता है। ईमानदारी से आपका पेट तो नहीं भरता। सच्चाई दिखाकर आप मकान मालिक को ये नहीं कह सकते कि एक महीना घर में और रहने दो, हम बहुत अच्छे हैं। और अच्छाई करने वाले तो वैसे ही जलील होता है, उसके साथ तो लोग और ही ज़्यादा बुरा करते हैं। मेरी माँ ने कहा, अच्छा खाने और अच्छा पहनने के लिए किसी बुरे रास्ते का इख्तियार करना गुनाह होता है। अगर तुझे इस बात से कोई नुकसान हुआ तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी और मैं तेरी इस कमाई से कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं अपने लिए खुद ही कुछ कर लूंगी। मुझे मेरी माँ पर बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा, आपके लिए तो मैंने यह सब कुछ किया है। क्या मुझे इस बूढ़े से शादी करने का शौक है? और आपको क्या लगता है क्या कर दिया है? आप कुछ नहीं खाएंगी, इस कमाई से तो क्या करेंगी? और मैं सब कुछ क्यों कर रही हूँ? मेरी माँ की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुमने यह सब कुछ मेरे लिए किया है पागल, लेकिन यह गलत है। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं होगा। मेरी माँ ने कहा, बुरी नीयत का अंजाम बुरा होता है। पर मैंने कहा, बुरी नीयत नज़र आती है सबको, हमारी गरीबी किसी को नज़र नहीं आती। जब हम लोगों को बचा खुचा खाना खाते हैं, सड़ा खाना खाते हैं, 3 वक्त का खाना इंसान के लिए ज़रूरी होता है और हमें एक वक्त का भी रोटी नसीब नहीं होता, वह भी पेट भर के नहीं। क्या यह किसी की नज़र नहीं आता? मेरे पास हर सवाल का जवाब था, हर बात का कोई ना कोई जवाब था। मैंने सोच लिया था कि मुझे यही करना है। हम दोनों की शादी करने जा रहे थे। उस आदमी का नाम राम था। वह मुझे ही देखे जा रहा था। उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वह पीछे बैठा था। मैंने कहा, क्या देख रहे हैं? तो उसने कहा, देख रहा हूँ कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे मिल गई हो। मैंने ज़िंदगी में बड़े चेहरे देखे हैं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल अच्छी लग गई हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगा कि वह अपने आप को बुरा इसीलिए कह रहा है कि वह अपने आप को बुरा समझता है, और खुद को बुरा वही लोग कहते हैं जो दरअसल बुरे नहीं होते बल्कि अच्छे होते हैं। क्योंकि जो बुरे होते हैं वह अपने आप को कभी भी बुरा नहीं कहते। मुझे तो यह सब कुछ अच्छा लग रहा था, वरना कौन अपने आप को बुरा कहता है इस दुनिया में। लोगों के अंदर तो आना ही होता है, इसका मतलब है कि वह बुरा आदमी नहीं था। मैंने कहा, इतने सारे चेहरे से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या एक से ज़्यादा पत्नियां हैं आपकी? मेरी इस बात पर हंसने लगा और उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी एक ही पत्नी है, वो भी बहुत अच्छी औरत है। बेचारी, भगवान ने उसे औलाद नहीं दिया। उसे पता चलेगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें उसके साथ तो नहीं रहना है। मैं तुम्हें अलग घर में ही रखूँगा, फिर तुम मिलकर उसकी बुराई कभी मत करना। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझसे शादी के बाद कुछ अरसे के लिए दूसरे मुल्क जाना है, अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ सामान लेकर आना है, इसलिए 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। मेरे याद में परेशान तो नहीं हो जाओगी? मैंने दिल में सोचा, तेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो करना पड़ता है। आप फिक्र नहीं करें, आप आराम से अपना काम कीजिए, मैं इंतज़ार कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसने कहा कि वह सब तो ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में फैक्ट्री के सारे मामले तुम्हें ही देखने हैं, ऑफिस से भी तुम्हें ही बैठना है और सब कुछ काम पर तुम्हें ही लगना है।
ये ना हो कि सब समझें कि मालिक 2 हफ्ते के लिए चला गया है तो काम करना ही छोड़ दें। मैंने कहा, अब तो वह फैक्ट्री मेरी हो गई तो मैं क्यों ना बैठूंगी ऑफिस में। मैं तो ज़रूर बैठूंगी। उसने कहा, तुम्हें ऑफिस में बैठना अच्छा लगता है? मैंने कहा, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा, बस फिर जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करो, कोई तुम्हारा नहीं रुकेगा, सारी फैक्ट्री तुम्हारी है। वह फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर चुका था और कागजात मैंने अपने पास रख लिए थे। उसने यही कहा था कि अपनी माँ को दिखा दिया और उन्होंने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। तभी तो हम लोग शादी करने जा रहे थे, लेकिन माँ बहुत बीमार थे, इसीलिए साथ नहीं आ सकती है। यहाँ शादी से करने के बाद हम अपनी माँ के पास ही जाने वाले थे, उनसे दुआएं लेने के लिए। मैंने सारी कहानी बड़े तरीके से बनाई थी और बड़े तरीके से उसे अपनी बातों में उलझाया हुआ था। अपनी मुस्कुराहट पे नाचना था, अपनी मासूमियत उसके सामने पेश की थी। उसकी आंखों से देखती थी, कभी अपने बालों को झटकती थी तो कभी अपने पल्लू से खेलने लगती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि औरत की अदाएं इस भी काम आती हैं, क्योंकि मैं तो जिस तीर निशाने पे फेंक रही थी वह सीधा वहीं पे जाकर लग रहा था। मैं दिल ही दिल में अपनी अकल पर खुशियां मना रही थी कि मैंने यह अकल पहले क्यों नहीं इस्तेमाल की, इतने साल जलील क्यों होती रही। खैर, हम लोग पहुंच गए और हमारी शादी हो गई। अब वापसी पर और हम मेरे घर आए। मेरे पति ने मेरी माँ के लिए मिठाई और कुछ चीज़ें वगैरह भी लाई थी। जब मेरी माँ ने मेरे पति को देखा तो उनसे रहा नहीं गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी बेटी किसके साथ शादी कर ली है? मेरे पति ने कहा, तुम्हारी माँ रोने क्यों लगी है? मैंने कहा, खुशी से, खुशी के आंसू है, क्योंकि मुझे खुश देख रही है ना। काफ़ी अरसे बाद मैं खुशी नहीं होती थी, मेरी ज़िंदगी में था ही क्या खुशी होने वाला, लेकिन अब आप हैं तो मैं खुश हूँ। मेरी आंखों में खुशी देखकर उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू भर आई। मैं माँ को एक तरफ ले गई और मैंने कहा, क्या हो गया आपको माँ? मेरी माँ ने कहा, तूने बहुत गलत किया है अपने साथ। क्या तुझे दौलत से खुशियाँ मिल जाएगी पागल? जब इंसान के पास दौलत होती है ना तो वो मोहब्बत के बारे में सोचता है और फिर उसे मोहब्बत नहीं मिलती। मैंने कहा, माँ, अब जो होना था वो हो गया। अब आप मेहरबानी करें, मेरे लिए मामलों को मुश्किल ना बनाएं। बस जो हो गया उसको देखते जाएं, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुश हूँ, अब मुझे दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। यह पेट भरा होता है तो इंसान खुश हो जाता है। खाली पेट जब होता है तब उसका मोहब्बत पेट से नहीं भरता। आप बस मेरे लिए दुआएं करिए। मेरी माँ ने कहा, मैं तो हमेशा के लिए दुआएं करती हूँ। हम लोग वहाँ से वापस जाना चाहते थे। मैंने कहा, आज तो मेरी विदाई होने वाली है। तो मेरे पति ने कहा, नहीं, अभी तुम्हारी विदाई नहीं होगी। तुम एक काम करो, तुम अपनी घर में ही रहो। जब मैं बाहर के मुल्क से वापस आऊँगा तब अच्छे तरीके से विदाई करवा कर तुम्हें ले जाऊँगा। देखो, जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। अभी तो मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्लैट लेना है, उसको सजाना है, फिर वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वरना यहाँ से मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँगा? अपनी पहली पत्नी के घर तो नहीं ले जा सकता। मैंने पहले तुम्हें यह बात नहीं बताई कि कहीं तुम्हारा मूड ना खराब हो जाए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाहिर है इस तरह के कामों में टाइम तो लगता है। आप आराम से अपना काम ख़त्म करके आइए, इसके बाद फ्लैट मिलकर देखेंगे। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। यह भी कहा है कि जब तक फ्लैट नहीं मिलता तब तक हम लोग फैक्ट्री में भी जा सकते हैं, रह सकते हैं। मैंने कहा, तो फैक्ट्री तो कहने लगा कि वह पूरी फैक्ट्री हमारी है। वैसे भी रात के वहाँ पर कोई नहीं होता, समझो कि वह तुम्हारा दूसरा घर है। मैंने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन अजीब नहीं लगता? तो उसने कहा कि क्यों अजीब लगेगा?
वह भी तो हमारी फैक्ट्री है, हो सकता है कल को उसे हटाकर वहाँ पर कोई घर बना दे तो क्या उसे जलील लगेगा। उसने मुझे चाबी दे दी और कहा कि अपने पास रखा करो, आज से जो कुछ तुम्हारा है वो भी मेरा है। मैं बहुत खुश हो गई। मेरा तो अपने पति की तरफ देखने का भी दिल नहीं करता, तो शक्ल के ऐसे ही थी, लेकिन जब बदले में इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी तो ध्यान मैंने चीज़ों की तरफ ही लगाया। तो चलो कुछ मिल तो रहा है, बस इसी के बारे में सोचकर मैंने थोड़ी बहुत खुशी थी। वह मुझसे मिलकर चला गया। उसने मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए, फैक्ट्री के लॉकर की चाबियां भी दे दी। उसने कहा कुछ चाबियां तहखाने में भी है, लेकिन वहाँ तहखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तहखाने का मुझे कोई पहले से पता नहीं था, वहाँ माल रखा जाता है। वह मुझ पर भरोसा करके अपना सब कुछ मेरे हाथों को पकड़ा कर चला गया। उसने कहा यहीं से मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरी फ़्लाइट है, मैंने पूरे 2 हफ्ते बाद आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। मेरी माँ ने मुझे बाद में फिर से लेक्चर देना शुरू कर दिया, लेकिन मैं तो अपनी शादी की मिठाई और शादी के खाना खाने में बिजी थी, जो मेरा पति ही रास्ते से लेता हुआ आया था। मैंने कहा इतना अच्छा खाना तो आज तक नहीं खाया, और पैसे भी दिए थे। उसने मुझे खूब सारे पैसे दिए थे और पूरी फैक्ट्री मेरी थी। कल से मैं ऑफिस में बैठने वाली थी। यह सब कुछ सोचकर तो मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे कि मामूली सी वर्कर जो पूरा दिन अपने हाथ पैर फोड़कर 100 रुपये कमाती थी, आज इस 4 करोड़ की फैक्ट्री के मालकिन बन चुकी थी। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था। इतनी ज़्यादा अकल दुनिया में किसी ने इस्तेमाल नहीं की होगी। यह तो सिर्फ मैं ही कर सकती थी, मैंने ही की थी। अपने हुस्न से एक खूबसूरत लड़की थी और मेरे दिमाग में अक्ल भी थी। जब हुस्न और अक्ल एक साथ होते हैं तो तबाही मचाते हैं, और मैंने तबाही मचा ही दी थी। मैं तो खुशी से निहाल हो चुकी थी, बैठे बैठे हंसने लगी थी, बार बार पैसों को गिनती थी, पूरे रात 7-7 हजार करके पैसे गिनती। सुबह का इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि कब अच्छे से कपड़े पहनकर मैं ऑफिस में जाकर बैठूंगी, और ऐसा ही किया। मैं खूब तैयार होकर ऑफिस में गई। सारे ऑफिस वाले मुझ पर रश्क कर रहे थे। मेरी कुछ सहेलियां भी थी जो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी कि यह लड़की तो रातों रात कहाँ से अमीर पहुँच गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं सीधी जाकर ऑफिस में बैठ गई। मैंने अपने लिए कॉफ़ी और बिस्किट वगैरह ऑर्डर किए और आराम से बैठकर हुक्म चलाने लगी। सबको देखने लगी कि काम कर रहे हैं या नहीं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि इस खुशी के बदले अगर मुझे इस बूढ़े से शादी करनी पड़े तो यह सौदा बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो बिल्कुल खुश हूँ और बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं था मेरे अंदर। मेरे दिल में कोई मलाल नहीं रह गया था। मैंने अपने पति को फ़ोन किया क्योंकि मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। उसने कहा था कि सुबह तक मेरा फ़ोन ऑन हो जाएगा, लेकिन अब तक उसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ था। मैंने कहा चलो बाद में देखी जाएगी। थोड़ी देर बाद मुझे चपरासी ने आकर बताया कि पुलिस आई है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा पुलिस का यहाँ क्या काम है। पुलिस ऐसे अंदर दाखिल हुई जैसे सबको उठा कर ले जाएगी। उसने कहा कौन है मालिक इस फैक्ट्री का, कहाँ है मालिक को बुलाओ, हमें मालिक से बात करनी है। मैंने कहा मैं हूँ मालिक, बताएं क्या बात है, क्या हो गया। उन्होंने कहा आपके पास वारंट है। उन्होंने कहा जी हाँ, यहाँ हमारे पास वारंट है और हमने आपकी फैक्ट्री की तलाशी लेनी है। हमें पीछे से हुक्म है। यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा केस है। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा आप तलाशी ले सकते हैं, अगर आपके पास वारंट है तो मैं वैसे भी आपको रोक नहीं सकती। मैं बहुत मजबूत तरीके से पेश आने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर भी बहुत लग रहा था। पुलिस का यहाँ पर क्या काम था। आज ही मेरा पति यहाँ पर नहीं था और आज ही यह प्रॉब्लम बन गया।
सारे वर्कर को उन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया और पूरी फैक्ट्री की तलाशी लेने लगे। उन्होंने कहा तहखाना भी खोला जाए, तहखाने की चाबी उसके पास है। मैंने चाबी दे दी। उन्होंने तहखाना भी खोल दिया और वह नीचे थे जब एक आदमी आया। उसने कहा आपको सर बुला रहे हैं। जब मैं नीचे गई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा यह आपकी फैक्ट्री की सच्चाई है, यह काम करते हैं आप, यहाँ लोग हैं यहाँ पर। मैं हैरान रह गई क्योंकि इस फैक्ट्री के तहखाने में कुछ अजीब सी हरी रंग की चीज़ उगी हुई थी जिसके ऊपर गोल गोल पौधे लगे हुए थे। उसने कहा यह कुछ और नहीं बल्कि नशा का चीज़ है जिससे नशा और दवाइयाँ बनाई जाती है जो इंसान के लिए बुरी होती है, जो इंसान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आपने यहाँ पे ये उगाया है, आपको यही नहीं पता कि उनकी कटाई पर पाबंदी है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं तो आज ही यहाँ पर आकर बैठी हूँ, मेरे पति का है ये सब कुछ। उसने कहा लेकिन यह फैक्ट्री तो आपके नाम से है और अब सज़ा आपको ही मिलेगी। मैं उनसे सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। उनको बंदा चाहिए था, वो मालिक जिसने यह सब कुछ किया था, और वो फ़िलहाल मैं ही थी। उन्होंने मुझे वहाँ से पकड़ ले गए और फिर 2 हफ्ते बाद मैंने जेल में गुजारी। मेरी माँ भी कुछ नहीं कर पाई और मेरा पति यहाँ पर था ही नहीं। वो 2 नहीं बल्कि 4 हफ्ते के बाद वापस आया तो उसे यह सब कुछ पता चला। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे किसी तरह जेल से निकाला और इन सब 6 महीने गुजर गए। मैंने उसे कहा मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे ये 6 महीने थे। मुझे अपने आप से नफ़रत हो गई है। यह सब कुछ मुझे सज़ा के तौर पर मिला है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बता नहीं सकते थे? उसने कहा तुम्हें क्या लगता है कि बिस्किट की फैक्ट्री से कितनी कमाई होती है? यह काम ना करता तो कितना कुछ पैसा कमा लेता। मैंने उससे कहा तुम मुझे छोड़ दो, मेहरबानी करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज मैं उसी की पत्नी हूँ, उसी के साथ रहती हूँ। वह मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है और मैं उसकी कुर्बत में खुश नहीं हूँ। मैं इस रिश्ते से निकलना चाहती हूँ लेकिन निकल भी नहीं सकती। मेरी माँ ने सही कहा था, बुरी नीयत का अंजाम बुरा होता है। मैंने जो किया बहुत ही गलत किया और मेरे साथ ये सब कुछ गलत हो रहा था। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस रिश्ते से निकल सकती हूँ। अगर कुछ क्या करूँगी। मैंने जो कुछ भी सोच समझकर अपने पति के साथ छल किया था, आज उसी छल की सज़ा मिल रही थी। आज मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मुझे छोटे से घर काटने को दौड़ते थे। उस घर में अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। सब मेरे बुरे कर्मों की सज़ा मुझे अब दिन रात बेचैनी के साथ मिल रही थी। अब मैं भी किसी फैक्ट्री में जॉब करने लगी थी। घर का खर्च अब मैं खुद ही उठाती थी। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब मैं अकेली रहने लगी थी। जैसी मैं लालची थी उसकी यही सज़ा होनी चाहिए थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।